हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की रेजोल्यूशन बुक जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका 8th चैप्टर ओल्ड मैन एट द ब्रिज। और ये चैप्टर जो है वो आपके एग्ज़ाम में आएगा। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा ये लिखा गया है। वो इसके लेखक हैं, वो अमेरिकन हैं और उनका कथा साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम भी है। और उनको 1954 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ये जो चैप्टर है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ये पुल पर एक वृद्ध आदमी की कहानी है। मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ 1 मिनट का, कि इसमें जो वर्णन करता है यानी जो लेखक है वो एक बूढ़े आदमी के भाग्य पर और अन्य व्यक्तियों के भाग्य पर दुखी होता है जिन्हें युद्धों के दौरान दुख उठाने पड़ते हैं। और ये जो कहानी है ये भी एक युद्ध की ही कहानी है जिसमें कि स्पेन में गृह युद्ध चल रहा है। स्पेन युद्धरत राष्ट्र है इस कहानी में, जिसमें दो धाराएं हैं, रिपब्लिकन व स्पेनिश फासिस्ट की, जिनके बीच में ये युद्ध चल रहा है। और बार्सिलोना, सैन कार्लोस, टार्टोसा, एब्रो आदि जो स्पेन के मुख्य शहर और कस्बे हैं, वहाँ पे जो आम लोग हैं वो राजनीति में रुचि नहीं रखते, लेकिन उनको भी इस युद्ध का शिकार होना पड़ता है। तो इसी में ही एक बूढ़ा व्यक्ति है जो अपने जन्म स्थान के कस्बे, जिसका नाम है सैन कार्लोस, उसमें रहता था। और जब ये स्पेनिश गृह युद्ध 1936 से लेके 1939 तक चला तो वो भी इसका एक शिकार हो गया, जो कि गणतंत्रवादियों व स्पेन के फांसीवादियों के मध्य लड़ा गया था। उसने इस कहानी में बताया गया है कि उसने एक स्टील के फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था और वह उसके कपड़े जो थे वो धूल भरे हो गए थे और वो सड़क के किनारे बैठा था। वह इतना थक चुका था कि वह आगे नहीं चल पा रहा था और फिर भी वो अपने पालतू जानवरों के बारे में चिंतित था जिनको पीछे छोड़ाया था, जिसमें 4 जोड़ी कबूतर थे, एक बिल्ली थी और 2 बकरियां थी, यानी 11 जो वो अपने जानवर पीछे छोड़ाया था। बारी बारी उन्हीं के बारे में वो चर्चा कर रहा था कि मेरे जानवरों का क्या होगा, उनका ध्यान कौन रखेगा। और एक मुख्य बात जो इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगी, वो 76 वर्ष का था वो बूढ़ा आदमी और वो 12 किलोमीटर चल के आता है। तो बड़ी ही दयनीय स्थिति है इस पार्ट में। तो ये जो गृह युद्ध रिपब्लिकन्स और स्पेनिश फासिस्ट के बीच में जो लड़ा गया, इसमें इस कहानी में एक सैनिक एक पुल पर है तथा वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे एक वृद्ध आदमी को देखता है और उससे बातचीत करता है कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स का भी आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ओल्ड मैन एट द ब्रिज। इसको आप एकदम कहानी की तरह सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस कहानी को सुन के। थोड़ा दुख भी होगा क्योंकि कहानी युद्ध से संबंधित है। एन ओल्ड मैन with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of a road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks, men, women, and children were crossing it. The mule drawn carts staggered up the steep bank from the bridge, with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. The truck ground up and away, heading out of it all. The peasants plodded along in the ankle deep dust, but the old man sat there without moving. He was tired to go any further. ये जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा। स्टील रिम्ड का मतलब होता है स्टील के फ्रेम का, और पॉन्टून ब्रिज जो होता है वो एक नावों को आधार पर नदी के ऊपर बनाया हुआ एक पुल होता है नावों की मदद से। म्यूल ड्रॉन कार्ट का मतलब है खच्चरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ। और स्टीप का मतलब होता है सीधी खड़ी ढलान। ग्राउंड अप जोर लगाकर ऊपर चढ़ना। पीजेंट्स मतलब किसान। प्लॉडेड मतलब पैरों पर जोर देकर चलना। और
एंकल यानी टखना, फार्दर यानी और आगे की तरफ, एक्सप्लोर यानी खोज कर, ज्ञात करना, कोई चीज़ की खोज करना, और एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना। तो हमने देखा कि एन ओल्ड मैन विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स, कि स्टील के फ्रेम का चश्मा लगाए हुए और धूल से सने हुए कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे पर बैठा हुआ था। देयर वॉज अ पैंटून ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्स, ट्रक्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट, यानी कि नदी के आर पार नावें जोड़कर एक पुल बनाया गया था, पैंटून ब्रिज, और उसके ऊपर कुछ गाड़ियां, ट्रक, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे नदी पार कर रहे थे। द म्यूल ड्रॉन कार्ट स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद द सोल्जर्स, और जो खच्चरों द्वारा जो गाड़ियां खींची जा रही थी वो पुल से नदी के किनारे तक, फ्रॉम सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील, वो पुल से नदी के किनारे तक की सीधी ऊंचाई पर डगमग डगमग करती हुई चढ़ाई कर रही थी। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हीडिंग आउट ऑफ इट ऑल, और जो सैनिक है वो गाड़ियों के पहियों को धकेल भी रहे थे, साथ साथ में उनकी मदद कर रहे थे, और जो ट्रक है वो पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पीसेंट्स मतलब होता है किसान। पीसेंट्स प्लॉडेड अलोंग in the ankle deep dust, but the old man sat there without moving. He was too tired to go any further. और किसान लोग जो थे वो अपने पैरों तक के, उनके जो पाँव थे टखनों तक के, वो मिट्टी में सन चुके थे, वो मिट्टी पर जोर दे दे के चलने की आगे कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बिना हिले डुले वहाँ बैठा था, और वह इतना थका हुआ था कि आगे ज़रा सा भी उसकी चलने की हिम्मत नहीं थी। It was my business to cross the bridge, explore the bridge ahead beyond, and find out what point the enemy had advanced. I did this and return over the bridge. तो जो इसमें जो लेखक हैं जो ये कहानी बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा जो काम था, यानी मेरा काम ये था कि मैं पुल के दूसरी तरफ जाके ये देखूं कि दुश्मन किस स्थान तक आगे बढ़ गया है, और फिर वापस मुझे उसी पुल पर लौट के वापस आना था। तो जब मैं वापस आया तब पुल पर उतनी गाड़ियाँ नहीं थी और पैदल चलने वाले लोग भी काफ़ी कम हो गए थे, पर वो जो बूढ़ा आदमी था वो अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। फ्रॉम सैन कार्लोस, उसने कहा कि मैं सैन कार्लोस से आया हूँ। एंड स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया। That was his native town and so it gave him pleasure to mention it and as he smiled, वो जब उसने अपने गांव का नाम बताया कि वो कहाँ से आया है तो वो थोड़ा मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो उसका जन्म स्थान था, तो उसका उल्लेख करते समय उसको थोड़ी प्रसन्नता हो रही थी। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन्ड, और उसने समझाया कि मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था। ओह, आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, मुझे उसकी बात ज़्यादा समझ में तो नहीं आई, पर फिर भी मैंने उसको कहा अच्छा अच्छा ऐसी बात है। येस, ही सेड, आई स्टेड यू सी टेक केयर ऑफ एनिमल्स, आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सान कार्लोस। तो और उसने मुझे कहा कि जानवरों की देखभाल करते हुए वह वहाँ रुक गया था, और सैन कार्लोस को छोड़कर आने वाले लोगों में वह अंतिम व्यक्ति था। He did not like a shepherd or nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, what animals were they? वह कोई मतलब गडरिया या ग्वाला चरवाहा जैसा तो नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने उससे कपड़े जब देखे धूल भरे सने हुए मिट्टी से, और उसके चेहरे पे भी मिट्टी लगी हुई थी, और उसका जो स्टील का फ्रेम वाला चश्मा था, उन सबको देख के मैंने उससे पूछा वे क्या जानवर थे कि जिनके बारे में वो बातचीत कर रहा था, वो जानवर क्या थे। उसने कहा वेरियस एनिमल्स, ही सेड एंड शुक हिज हेड, आई हैड टू लीव देम। और फिर वापस वो उन्हीं के बारे में सोचने लगा, और उसने कहा बहुत सारे अनेक प्रकार के जानवर थे, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और फिर वो दुखी सा दिखने लगा, और उसने कहा कि मुझे उनको छोड़ना पड़ा। व्हाट एनिमल्स वर दे, आई आस्क्ड, मैंने उससे फिर से पूछा कि वो क्या जानवर थे जिनके बारे में वो इतनी चिंता कर रहा था। देयर वर 2 goats एंड अ कैट एंड देन देयर वर 4 pairs ऑफ pigeons, उसने कहा कि 2 बकरियां और 1 बिल्ली और कबूतरों के 4 जोड़े। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड, और मैंने उससे कहा कि अच्छा और तुमको उनको छोड़ के आना पड़ा। हाँ, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, उसने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि तोपखाने के कारण उन लोगों ने ये कह दिया था, द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, कैप्टन ने यानी कप्तान ने मुझे इस कारण बताया कि इस कारण से तुम्हें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। और एंड
यू हैव नो फैमिली, और तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? आई आस्ट, मैंने पूछा, वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक। मैंने पूछा उससे कि तुम्हारा कोई और परिवार में कोई और नहीं, और मैं अपना नज़रें जो हैं वो मैंने अंतिम सिरे तक, जहाँ तक मेरे को देखना था वहाँ तक मैं निरीक्षण करता रहा, और शेष अंतिम गाड़ियाँ ढलान के नीचे उतर रही थी। नो ही सेड, ओनली द एनिमल्स, उसने कहा नहीं, केवल जानवर। बिल द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, अ कैट कैन लुक आउट फॉर इट्स सेल्फ, बट आई कैन नॉट थिंक दैट वॉट विल बिकम ऑफ द अदर्स। तो फिर से वो चिंतित स्वर में बोला, बिल्ली तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन बिल्ली अपनी देख रेख कर सकती है, लेकिन मैं ये नहीं सोच सकता कि बाकी जानवरों का क्या होगा। वॉट पॉलिटिक्स यू हैव यू, आई आस्क्ड, यानी कि मैंने उनसे पूछा कि तुम किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सेड, आई एम 76 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ, आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर। उसने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं 76 साल का हो चुका हूँ और मैं 12 किलोमीटर चल के आया हूँ, और अब मैं आगे नहीं जा सकता, यानी वो इतना थक चुका था। दैट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, मैंने उसे कहा पर ये जगह सही नहीं है आपके रुकने के लिए, ये स्थान सही नहीं है। आई सेड, इफ़ यू मेक इट, देर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फोक्स फॉर टोटसा। मैंने उनसे कहा कि यदि तुम व्यवस्था बैठा सको तो तुम ऊपर की सड़क तक जा सकते हो, और वहाँ पे सड़क के आगे टोटोसा के लिए जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे तुम्हें कोई ट्रक मिल जाएगा। आई विल वेट अ वाइल, ही सेड, एंड आई विल गो, वेयर डू द ट्रक्स गो। उसने कहा मैं थोड़ी देर रुकूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो ट्रक कहाँ जा रहे हैं? टूवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे कहा वो बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं, वो बार्सिलोना एक जगह का नाम है स्पेन में। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, उसने कहा मैं वहाँ तो किसी को भी नहीं जानता। ही सेड, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन वेरी मच। लेकिन उसने उनका उस लेखक का धन्यवाद दिया, और उसने 2 बार उसको कहा कि फिर भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना मेरे बारे में सोचा। ही लुक्ड एट मी ब्लैंकली एंड टायर्डली, देन सेड, हैविंग टू शेयर हिज वरी विथ समवन, यानी उसने मेरी ओर शून्य भाव से और थकान की निगाह से देखा, पर और फिर भी वो चिंता को किसी के साथ बांटने के लिए उत्सुक था। वो चाह रहा था कि मैं अब वापस अपनी बात को किसी के साथ बांटूं, और फिर उसके मुंह से निकल गया, द कैट विल बी ऑल राइट, आई एम श्योर, देर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, बट द अदर्स, नाउ वट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स। उसने फिर कहा कि बिल्ली ठीक ठाक रहेगी, मुझे विश्वास है, बिल्ली के विषय में मेरे को बेचैन होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन अन्य, अब बाकी जो पशु हैं उनके विषय में तुम क्या सोचते हो? उसने मुझसे पूछा। वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट। तो मैंने उससे कहा क्यों, वे इस संकट को संभवतः इस संकट से बच जाएंगे और वो लोग भी सही सलामत वहाँ से निकल आएंगे। यू थिंक सो, क्या आपको ऐसा लगता है? उसने मुझसे पूछा। वाई नॉट, आई सेड, वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ट्स। और मेरी नज़र अभी भी उस अंतिम किनारे पर थी, क्योंकि मेरे को ये काम दिया गया था कि वहाँ से मैं देखता रहूँ, तो वहाँ पे अब मुझे कोई गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही थी, और मैं सावधानी से निरीक्षण करते हुए मैंने उसको कहा, बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टलरी वेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज द आर्टलरी। तो उसने कहा लेकिन तोपखाने के सामने वो पक्षी, वो जानवर बेचारे क्या करेंगे, जबकि मुझे भी वहाँ से छोड़ के आने के लिए कह दिया गया। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, आई सेड। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने, डव यानी फाख्ता होता है, कि जो पक्षी थे, कमेडी थी, उसका आपने पिंजरा तो खुला छोड़ दिया था ना, ताला तो खोल दिया था ना? तो उसने कहा येस, दे विल फ्लाई देन। तो फिर मैंने उससे कहा कि फिर तुम चिंता मत करो, वो उड़ जाएंगी। ये सर्टनली दे विल फ्लाई, बट द अदर्स इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स। तो उसने कहा कि हाँ वो तो उड़ जाएंगी, लेकिन बाकियों का क्या होगा? तो मैंने कहा तुम बाकियों की चिंता मत करो। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ। तो मैंने कहा कि अगर आप आराम कर चुके हैं तो अब हो तो आप चले जाइए। मैंने उत्सुकता से कहा, और वो खड़े हो जाओ और अब चलने का प्रयास करो। तो थैंक यू, ही सेड, एंड गॉट हिज फीट स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट। तो मैंने जब उनको उकसाया खड़े होने के लिए, तो
उन्होंने चलने का और कहा कि चलने का प्रयास करो, तो उसने कहा धन्यवाद, उसने कहा, और अपने पैरों को खड़ा करके उसका शरीर इधर उधर झूमने लगा और फिर मिट्टी में पीछे की तरफ वो बैठ गए। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, और फिर भी वो बारी बारी वही बात बोल रहे थे कि मैं तो खाली जानवरों की देखभाल कर रहा था। आई सेड ड्यूली बट नो लॉन्गर टू मी, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कि उसने फिर नीरसता से कहा लेकिन वे मुझसे नहीं कह रहा था, वो तो अपने आप से ही बात कर रहा था, मैं तो केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट इट, इट वॉज ईस्टर संडे एंड द फास्टेस्ट टूअर एडवांसिंग टूवर्ड्स द एब्रू, यानी कि उस वृद्ध जो आदमी के लिए कुछ भी मैं नहीं कर सकता था, और क्योंकि यह ईस्टर का रविवार का त्यौहार था और फांसीवादी जो लोग थे वो एब्रो नदी की तरफ बढ़ रहे थे। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे विद अ लो सीलिंग, सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नाउ नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स वॉज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव। तो उस दिन काले बादल नीचे तक छाए हुए थे, इसलिए उनके जो फासिस्ट थे उनके हवाई जहाज़ नहीं उड़ रहे थे, और यह बात तथा इस तथ्य की बिल्लियाँ अपना ध्यान स्वयं रख लेंगी, इस बात से बूढ़ा आदमी जो था वो थोड़ा खुश था कि चलो ये तो सौभाग्य की बात है कि बिल्लियाँ अपना ध्यान रख लेंगी। और इस तरह से ये पाठ ख़त्म हो जाता है। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा ये चैप्टर लिखा हुआ है। तो पूरा अगर हमने पाठ पढ़ा तो इसमें हमने बस यही देखा कि किस तरह से वो 76 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति था 12 किलोमीटर चल के आया, लेकिन फिर भी उसके मन में किसके प्रति चिंता थी, अपने जानवरों की प्रति चिंता थी। वो गृह युद्ध का शिकार था, लेकिन फिर भी वो एक तो कस्बा अपना उसको छोड़ के आना पड़ा, उससे दुखी था और उन जानवरों के लिए चिंतित था। और जो लेखक हैं उसमें वो उस व्यक्ति को देख के दुखी हो जाते हैं कि जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो सब लोग कितने परेशान हो जाते हैं, आम आदमी को कितने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में इसकी समरी पढ़नी है तो देखनी है तो आप इसका समरी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जब हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग 7 पेपर्स डिस्कस करेंगे जो न्यू पैटर्न पे आधारित होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के। तो तब तक आप लोग इस तरह से तैयारी करते रहें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे आपके आसपास घर के आसपास रहते हैं, आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, जो 6ठी से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आप ये इंग्लिश के वीडियोस के बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। और तब तक के लिए all the best for your upcoming board exams, and thank you and have a nice day.